हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने बात करी थी कुछ अर्ली थ्योरीज के बारे में। कुछ थ्योरीज हमने रिजेक्ट कर दी थी, कुछ थ्योरीज एक्सेप्ट हो गई थी। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट था मेंडेलियन इनहेरिटेंस। हमें पता है मेंडल के जो पेरेंट्स थे वो फार्मर्स थे, ठीक है। तो गार्डन से उनका बहुत रिलेशन था। तो मेंडल ने काम किया गार्डन पी पर, ठीक है। काफ़ी रिसर्चेस करी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे एंड कुछ कंक्लूजन्स ऑब्टेन किए, लेकिन एक्सेप्ट बहुत लेट हुआ। तो 1900s में क्या हुआ कि कुछ बॉटनिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, जिन्होंने काम किया गार्डन पी पर ही एंड मेज पे, ठीक है। ह्यूगो ने काम किया कुछ प्लांट वैरायटीज़ पर, ठीक है। एंड एरिक ने भी काम किया गार्डन पी पर ही एंड इन्होंने भी सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन किए इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जैसे जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, लोकस क्या होता है। देखो, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जो हमें फिनोटाइप दिख रहा है बाहर से, वो बेसिकली कोई जीन रहा होगा जिसने वो ट्रेट को कोड किया है, ठीक है। तो कोई भी जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पे एंड कोड करता है एक ट्रेट को। उसके जो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसको हम अलील्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देन लोकस क्या होता है, वो जो पोजीशन है किसी भी जीन की क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। तो जीन अगर डिफरेंट फॉर्म्स उसके अलील्स हैं, तो उन अलील्स की पोजीशन जो होगी क्रोमोसोम पे, उसको हम लोकस बोलते हैं। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? देखो, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जीनोटाइप ही बता रहा है कि फिनोटाइप क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर फिनोटाइप को चेंज कर सकते हैं। तो जीनोटाइप को हम बोल सकते हैं कि कोई भी जेनेटिक मेकअप किसी भी ट्रेट का, ठीक है। और वो जो ट्रेट हमें दिखेगा, वो जो करेक्टर हमें दिखेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा फिनोटाइप। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजाइगोट हेटेरोजाइगोट्स। अब देखो, होमोजाइगोट्स मतलब होमो मतलब सेम, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स से सेम टाइप ऑफ अलील हमें ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन हेटेरोजाइगोट क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट अलील्स हमें ऑब्टेन हो पेरेंट्स से, ठीक है। अब डोमिनेंट क्या होगा, डोमिनेंट तो वर्ड ही बता रहा है, किसी चीज़ को डोमिनेट करेगा। जब डोमिनेंट अलील होगा तो ये अपना ही ट्रेट शो करेगा, चाहे फिर दूसरा भी डोमिनेंट हो या दूसरा रिसेसिव हो, ठीक है। मतलब कंडीशन अगर कैपिटल आर है तो डोमिनेंट ही हो गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है तब भी डोमिनेंट होगा, ठीक है। लेकिन रिसेसिव क्या है, ये बहुत ही सीधा साधा है। ये क्या करता है कि जब रिसेसिव और रिसेसिव साथ में आएंगे तभी एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अब मेंडल ने 7 करेक्टर्स के ऊपर काम किया गार्डन पी पर ही एंड देन ये रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, ठीक है। और रेशियो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कहीं पे भी एग्जैक्ट 3:1 नहीं दिख रहा, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि काफ़ी नंबर्स में काम किया गया है एंड देन अप्रॉक्स अगर देखें तो वो 3:1 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 3:1 नहीं होता है। अच्छा, गार्डन पे ही क्यों चूज़ किया, तो उसके भी रीजंस हैं। देखो, ईजिली कल्टीवेट कर सकते हैं, ट्रू ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से ग्रो होगी, उसका एंटायर जनरेशन हम एक ही सीज़न में देख लेंगे। बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग्स हैं, रेशियो ऑप्टेन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अलग अलग वेराइटीज़ ऑप्टेन होगी, तो फिर मेंडल जी ने क्या किया, अपने ही अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग प्योर ब्रीड्स बना ली। अब मेंडल सक्सीड कैसे हुआ भाई, बाकी साइंटिस्ट क्यों नहीं हुए उनसे पहले, इसके पीछे भी रीज़न है। तो उन्होंने बेसिकली हाइपोथेसिस बनाए, एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करे, ठीक है। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया अच्छे से एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका डाटा था वो स्टोर करके रखा, ताकि नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट वो करें तो पहले वाले
डेटा को वो अच्छे से एनालाइज कर ले एंड उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करे। अब स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, मोनो का मतलब तो वन होता है ना। एक हाइब्रिड बन रहा है मतलब कोई चीज़ मिक्स हो रही है, तो इसका मतलब है एक ही ट्रेट को हम मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मानूँ हाइट, ठीक है, तो हाइट में क्या हो जाएगा, एक टॉल हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है, यही दो कंडीशन मान रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो टॉल एंड ड्वार्फ को अगर हम क्रॉस करा दे तो ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। चलिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, पहले सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया उन्होंने, ठीक है, फिर हमें गैमीट्स मिल जाएंगे, गैमीट्स से फिर जाइगोट्स बन जाएंगे, जाइगोट्स से फिर जनरेशन आ जाएगी और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। अब जो F1 जनरेशन आती है उसको सेल्फ फर्टिलाइज करा देते हैं। सेल्फ फर्टिलाइज या एक वर्ड होता है सेल्फिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो मेरा जो जीनोटाइप है वो कैपिटल R और स्मॉल r आता है, तो इसको मैंने क्रॉस करा दिया ऐसे ही सेम ट्रेट से, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी जनरेशन आएगी उसको मैंने F2 जनरेशन बोल दिया, ठीक है। और जो रेशियो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो F2 जनरेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। और F का मतलब क्या है, फीलियल, ठीक है। अब देखो इधर 3/4 तो राउंड आया है एंड 1/4 रिंकल आया है। इसको हम नेक्स्ट पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है टॉल एंड ड्वार्फ का, ठीक है। अगर मैं कैपिटल D टॉल को मान रही हूँ एंड स्मॉल d ड्वार्फ को, तो हमारा गैमीट तो सिर्फ एक ही आएगा दो में से, ऐसे ही ड्वार्फ में भी दो में से एक आया, ठीक है। F1 जनरेशन आ गई, सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग से मेरे पास ये 4 ट्रेट्स आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं पूछूं डोमिनेंट कौन है, तो हमें दिख रहा है कि कैपिटल D जहाँ जहाँ आ गया वो डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और स्मॉल d तो शरीफ है, वो तो अपने साथ ही रिसेसिव ट्रेट शो करेगा, ठीक है। और जो ये हमें डायग्राम शो हुआ है इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। रेशियो क्या आया 3:1, मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या रहेगा 3:1। इस एग्जाम्पल में देखें, राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स लिए हमने, ये जीनोटाइप था हमारा, गैमीट्स बनाए, एक ही आएगा सिर्फ, ठीक है, अलील, क्योंकि फ्यूज़ होने के बाद दो ही बनने हैं। ये मेरी F1 जनरेशन आ गई, कैपिटल R एंड स्मॉल r। क्या होगा आगे, सेल्फिंग होएगी, सेल्फिंग होएगी तो सेम हम क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस करा दिया जी, अब क्या होगा आगे, ठीक है। देखो एक तो कैपिटल R पूरा डोमिनेंट है, ठीक है। कुछ ना मेरे को हेट्रोजाइगोट्स मिल गए, लेकिन हमने बात करी थी हेट्रोजाइगोट कंडीशन आई तो फिर भी डोमिनेंट रहेगा। इसका मतलब जो ये दो कंडीशंस आई है ये दोनों ही डोमिनेंट है। इसका मतलब डोमिनेंट करेक्टर अगर मैं राउंड मान रही हूँ तो सीड्स मेरे राउंड आएंगे और एक ही आएगा सिर्फ रिंकल। इसका मतलब 4 अगर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है तो आउट ऑफ 4 3 तो मेरे डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है, और एक रिसेसिव, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R होमोजाइगोस है, ये हेट्रोजाइगोस है, ठीक है, और ये होमोजाइगोस रिसेसिव है। ये सारे रिजल्ट्स हैं जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने कराए और उनके रेशियोज जो भी हमें ऑब्टेन हुए। तो कंक्लूजन्स क्या क्या आए मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से, कि सबसे पहले जो आज हम जानते हैं जीन्स एंड अलील्स, उसके बारे में मेंडल ने आइडिया दिया कि कुछ यूनिट फैक्टर्स हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल्स में वो पेयर्स में प्रेजेंट है और उनको कुछ उन्होंने फैक्टर नाम दिया, अलील नाम नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस के बारे में बताया कि कोई भी फैक्टर अगर वो डोमिनेंट है तो वो दूसरे फैक्टर के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा, जब वो
रिसेसिव के ही साथ प्रेजेंट होगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? जब गैमीट्स बनेंगे, देखो गैमीट्स बन रहे हैं तो हमारे पास ये देखो 3 कंडीशंस दिखा रहे हैं, ठीक है। जब गैमीट्स बन रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्या कहते हैं हम, अलील आएगा, 2 अलील तो आएंगे नहीं एक पेरेंट से, ठीक है। तो उनको सेपरेट होना पड़ता है, उनको सेग्रीगेट होना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि अब तो मैं चाह रही हूँ कि ना अब तो सिर्फ स्मॉल आर आएगा, ऐसे नहीं होता। ये जो सेग्रीगेशन है ये रैंडमली होता है, ठीक है। कुछ सेल्स के पास कैपिटल आ जाएंगे, कुछ सेल्स के पास स्मॉल आ जाएंगे। इस कंडीशन में हर एक सेल के पास कैपिटल आर जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताता है। चलिए जी, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। डाइहाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर ले रहे हैं अब कंसिडरेशन में, ठीक है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दूसरा लॉ बताया जो कि था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि ये बताता है जो हमारे ट्रेट्स होते हैं वो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता किस गैमीट के थ्रू कौन सा ट्रेट पास ऑन होने वाला है, ठीक है। जो भी जीन्स किसी भी क्रोमोसोम पे अगर पास में होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली पास ऑन नहीं होंगे, लेकिन जो दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम में दूर दूर है, तो वो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। मान लो हमने 2 कैरेक्टर लिए, क्या क्या, राउंड एंड येलो। राउंड मतलब सीड शेप ले लिया, देन सीड कलर ले लिया, रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो यहाँ पे दोनों रिसेसिव कंडीशंस ले ली, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट कंडीशन ले ली। अब क्या किया हमने, गैमीट्स फॉर्म हुए, ठीक है। देन F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आई तो अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और ये एक पनेट स्क्वायर दिखा दिया जिसमें हमने अपने अलील्स रख दिए, ठीक है। एंड देन प्रॉपर हमारा जीन फॉर्म हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो रेशियो कुछ अलग ही आ रहा है। देखो मोनोहाइब्रिड में तो 3:1 आ गया था, यहाँ पे 9:3:3:1 आ रहा है जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं। कैसे कि 9 तो आ रहे हैं राउंड एंड येलो, इसको मतलब जो पूरे पूरे डोमिनेंट थे, ये वाले जो पूरे पूरे डोमिनेंट थे वो किस में आ रहे हैं, हमारे सबसे ज़्यादा 9 वाले। 3 कौन से आ रहे हैं, राउंड और ग्रीन, ठीक है। 3 के आ रहे हैं हमारे राउंड और ग्रीन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रिंकल्ड एंड येलो, एंड सबसे कम क्या आया, जो दोनों ही रिसेसिव कंडीशन है, क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। अब देखो जेनेटिक्स में कुछ भी इंटरप्रेट करने के लिए जो भी हम ये क्रॉसेस पढ़ रहे हैं, इसमें ना कुछ रूल्स यूज़ होते हैं। देखो या तो हम पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लें, लेकिन पनेट स्क्वायर ड्रॉ करने से इजी है, कुछ प्रोबेबिलिटी रूल्स हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वो जब अकर हो रहे हैं, ठीक है, वो जो हो रहे हैं उनके रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में जैसे 3:4 आया, 1:4 आया। अब मान लो 3:4 एंड 1:4 एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों कंडीशंस के बारे में पता लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी, जैसे 3:4 इंटू 1:4, ठीक है। एडिशन रूल क्या कहता है कि जो दो या 2 से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, जैसे 1:4 प्लस 3:4। और हमेशा याद रखना है कि उन सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ होगा क्या, ईदर और, ठीक है। मान लो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 आने की या फिर 1/4 आने की, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं ईदर दिस और दिस, तो हम ऐड कर देंगे,
यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल में तो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं लेकिन टुगेदर हो रहे हैं। टुगेदर मतलब कोई भी दो ट्रेड्स एक साथ अकर हो रहे हैं लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी को और ब्रांच डायग्राम को डायहाइब्रिड क्रॉसेस में। देखो ब्रांच डायग्राम क्यों पढ़ ले हम, बिकॉज ये बहुत ही इजी वे है किन्हीं भी कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए और रेशियो हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे। देखो हमने सेम एग्जांपल लिया है राउंड येलो, ठीक है, और उसको सेम पेरेंट से हम क्रॉस करा रहे हैं राउंड येलो से। अब देखो ये कंडीशन को कैरी आउट करने के लिए ब्रांच डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने पहले इसको ले लिया राउंड वाले को, राउंड एंड राउंड, इनको क्रॉस करा दिया, ठीक है। येलो वाले को अलग ले लिया क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही क्रॉस कराएंगे। जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया तो हमें मिले 3/4 तो राउंड थे, 1/4 रिंकल्ड थे, रेशियो आ गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पे 3/4 येलो थे, 1/4 ग्रीन थे, सिंपल। अब देखो आगे क्या करना है, या तो राउंड वाला पोर्शन आप पहले ले लो या फिर येलो वाला पोर्शन पहले ले लो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे राउंड लिया गया है तो पहले राउंड ही आएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे लिया है तो इसे समझते हैं। 3/4 राउंड थे, 1/4 रिंकल थे। राउंड अब हो सकता है येलो हो जाए, हो सकता है ग्रीन हो जाए। अगर राउंड येलो होता है तो येलो कितने आ रहे थे, 3/4, यहाँ पे 3/4 आ गया, और ग्रीन 1/4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/4 इंटू 3/4 क्या आ जाएगा हमारा, 9/16, सिंपल। ऐसे ही 3/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा मेरा, 3/16। ऐसे ही रिंकल के लिए 1/4 थे मेरे रिंकल स्टार्टिंग में। अब इनको भी हम येलो और ग्रीन के साथ इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे 3/16 आ जाएगा और सबसे कम रह जाएंगे रिंकल और ग्रीन। तो ऐसे ही हम किन्हीं भी क्रॉसेस का रेशियो पता लगा सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इस एग्जांपल में हमें ये बताना है कि जो रिसेसिव ट्रेट आएगी उसका रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बनाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसमें मुझे पता है 3:1 आएगा और 1 क्या होंगे, रिसेसिव वाले, तो इसका रेशियो हो गया 1:4। ऐसे ही दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका भी 3:1 आएगा और 1 होंगे स्मॉल बी, तो ये भी 1/4। थर्ड कंडीशन स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल सी हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल है, तो आउटकम ही सिर्फ दो है। या तो हो सकता है कैपिटल सी और स्मॉल सी आ जाए, या फिर स्मॉल सी और स्मॉल सी। जब दो ही आउटकम है तो हम कह सकते हैं जो मेरा रिसेसिव ट्रेट है वो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये भी इसी की तरह है, तो स्मॉल डी कंडीशन सिर्फ 1/2 हो जाएगी। एंड लास्ट कैपिटल ई स्मॉल ई, यहाँ पे 3:1 होगा स्मॉल ई, तो ये मेरा आ गया 1/4। अब मैं इन सभी रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरा रिसेसिव का रेशियो आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4। तो ये कुछ आंसर 1/256। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लेते हैं कैसे होगा। बहुत इजी है, हम यहाँ पर भी ब्रांच डायग्राम का यूज़ करेंगे। देखो 3 ट्रेट हैं, ठीक है, तो हर एक करेक्टर को उठाओ, एक मोनो हाइब्रिड बनाओ, हर एक करेक्टर को उठाओ, एक मोनो हाइब्रिड, फिर तीसरा मोनो हाइब्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आएंगे, हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं, ठीक है,
तीनों के दो दो रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पर भी पहली वाली कंडीशन ली है, लेकिन हम सेकंड भी पहले ले सकते हैं और थर्ड भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन पहले ली है तो राउंड और रिंकल्ड 3/4 1/4। अब इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं येलो ग्रीन दोनों यहाँ पे रख दिए, ऐसे ही रिंकल्ड में भी येलो ग्रीन दोनों रख दिए। अब तीसरे करेक्टर को भी इंक्लूड कर लें तो येलो के साथ हो सकता है कि वो ग्रे हो जाए या वाइट हो जाए, ऐसे ग्रीन के साथ। तो ऐसे ये सारा कॉम्बिनेशन चलेगा और सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल से हम रेशियोज पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, आगे से छोटी रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए जो भी रेफरेंसेस लिए गए हैं वो इन बुक्स से लिए गए हैं, आप लोग इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। I hope you like this video. Thank you.